जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं टीचर्स स्टूडेंट हेल्पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं जैव विविधता 2021 में जो परीक्षा होने वाली है उसके संबंध में मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैव विविधता के लिए हम एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें हम इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर आपके लिए सामने लेके आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि जैव मंडल में पृथ्वी के धरातल पर किन क्रियाओं को शामिल किया जाता है। तो बताइए, जैविक क्रियाएं, अजैविक क्रिया, जैविक और अजैविक क्रियाएं, संसाधन का। तो बताइए दोस्तों, जैव मंडल में पृथ्वी के धरातल पर किन क्रियाओं को शामिल किया जाता है। तो पहले का राइट आंसर क्या है। तो जो ही व्यक्ति चैनल पर हमारे जुड़े हुए हैं और पर्यावरण की सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं, जो शुरू से देख रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा हमने बायोडाइवर्सिटी को फुल डिटेल में कवर किया था और बाकी के जितने भी टॉपिक कराए जा रहे हैं हमारे चैनल पर सभी को फुल डिटेल में कराया जा रहा है। एक बार आप जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, आपको इस तरीके की वीडियो और पर्यावरण की सीरीज कहीं नहीं मिलेगी और प्रत्येक टॉपिक के प्रैक्टिस सेट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, किसी ने नहीं कराए होंगे जो हम आपको टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना, ठीक है, और बेल आइकन पे प्रेस जरूर करना जिससे कि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो बताइए दोस्तों, पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा कि जैव मंडल में पृथ्वी के धरातल पर किन क्रियाओं को शामिल किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है जैविक और अजैविक क्रियाएं। कौन सी? जैविक और अजैविक क्रियाएं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से हम पढ़ चुके हैं जैविक कंपोनेंट्स और ये अजैविक कंपोनेंट्स, ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्लीज़ यहाँ पर इतना कुछ मैं आपको बताऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो प्लीज़ एक बार वीडियो आप अवश्य देख लें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक को देख लें। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक को ही नहीं, पूरी पर्यावरण की सीरीज के साथ जुड़ जाइए। और दोस्तों, इतनी अच्छी तैयारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कौन सा अनुकूलन विशेष उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया से उत्पन्न होता है। तो वंशानुगत अनुकूलन, उपार्जित अनुकूलन, जैविक अनुकूलन, अजैविक अनुकूलन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, अनुकूलन दो तरीके के होते हैं, एक वंशानुगत, एक उपार्जित। कैसे? एक वंशानुगत, एक उपार्जित। वंशानुगत वे होते हैं जो जन्म से प्राप्त होते हैं, ठीक है, और उपार्जित वे होते हैं जो किसी क्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो यहां कह रहा है कि विशेष उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया से उत्पन्न, तो अनुक्रिया से, तो क्रिया से उत्पन्न कौन से होते हैं? उपार्जित। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपार्जित अनुकूलन। तो चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। समस्त जीव मंडली क्रियाएं घटित होती हैं। तो बताइए, सभी समस्त जीव मंडली क्रियाएं कहां पर घटित होती हैं। तो धरातल की ऊपरी सतह पर, दुर्बलता मंडल में, मेंटल में, या क्रोड में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो जो समस्त जीव मंडली क्रियाएं घटित होती हैं वह धरातल की ऊपरी सतह पर होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। शरीर की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति किससे होती है। तो बताइए, जल से, सूर्य से, जैविक घटकों से, पृथ्वी की भौतिक संसाधनों से। तो बताइए, शरीर में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति किससे होती है। तो वह होती है किससे? सूर्य से तो होगी नहीं, ठीक है, जैविक घटकों से नहीं, भौतिक संसाधनों से दोनों की नहीं होगी, जल से होती है। ठीक है, जल से होती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति। पांचवा प्रश्न देखते हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस कितने किलोमीटर की ऊंचाई के बाद लगभग लुप्त हो जाती हैं। तो बताइए, वायुमंडल में हमारे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये सब गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस कितने किलोमीटर के ऊंचाई के बाद लगभग लुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो बताइए कितनी ऊंचाई है वायुमंडल में जहां तक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाई जाती है। तो 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 140 किलोमीटर या 150 किलोमीटर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है 140 किलोमीटर। कितना? 140 किलोमीटर तक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस लगभग मतलब पाई जाती है, उसके बाद में लगभग लुप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छठवां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए महत्वपूर्ण गैस है। तो बताइए, जब पौधे फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन जब बनाते हैं तो कौन सी गैस उनके लिए महत्वपूर्ण होती है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो क्या है इसका राइट आंसर। सभी ने
लगा लिया होगा और सभी ने ज़्यादातर सही लगाया होगा इसका आंसर। तो पौधे अपना जो भोजन बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और बाद में ऑक्सीजन को विमुक्त करते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए 7वां प्रश्न है कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बताइए बायोडाइवर्सिटी का प्रयोग किसने किया था? विल्सन ने, स्पेट ने, हमिंगटन ने, हॉटसोरन ने। तो किसने जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो वह किया था विल्सन ने। किसने? विल्सन ने किया था सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग। चलिए आगे देखते हैं। किसी भी प्रजाति के जीवों में एक समान जीन के अलग अलग रूपों का आकलन होता है। तो आनुवंशिक विविधता, जातीय विविधता, पारिस्थितिकी विविधता, सांस्कृतिक विविधता। दोस्तों जब आप हमारी वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर हमने यहाँ सभी के बारे में आनुवंशिक विविधता, जातीय विविधता, पारिस्थितिकी विविधता सभी को डिटेल में कराया है। सभी के बारे में बहुत अच्छे से वहाँ पर हमने पढ़ाया है। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें और बताएं दोस्तों कि आपको पर्यावरण की सीरीज हमारी कैसी लग रही है। और दोस्तों ये जो प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम पर्पज से। तो प्लीज़ अंत तक देखना वीडियो को, सभी प्रश्नों को देखना और नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं। वैसे अगर पीडीएफ लेना चाहो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ फाइल जो है प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों बस जुड़े रहिए। तो चलिए देखते हैं। और हाँ दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, अभी कर दीजिए। ठीक है, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो होता क्या है दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल मटेरियल ही लेकर आएंगे जो आपके लिए एग्जाम पर्पज से महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, और हम आपके लिए सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, इतना अच्छा अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। और भी दोस्तों बहुत सारी सीरीज हमारे चैनल पर चल रही हैं, जैसे हिंदी व्याकरण की सीरीज है, बेसिक से मैथ की सीरीज चल रही है, साइंस के प्रैक्टिस सेट हैं, और भी मैथ ट्रिक्स की सीरीज है, साइंस ट्रिक की सीरीज है। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल पर एक बार विजिट करें, देखें। ठीक है, चलिए तो बताइए किसी भी प्रजाति के जीवों में एक समान जीन के अलग अलग रूपों का आकलन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आनुवंशिक विविधता। दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया है कि किसी भी प्रजाति में, एक प्रजाति में जीवों के एक समान जीन। तो बताइए आनुवंशिक में क्या होता है? जीनों का ट्रांसफर होता है, आनुवंशिक लक्षण पाए जाते हैं। तो एक समान जीन किस में पाए जाएंगे? आनुवंशिकता में पाए जाएंगे, तो आनुवंशिक विविधता। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। वन, मरुस्थल, घास के मैदान आदि को किस विविधता में सम्मिलित किया जाता है? तो बताइए जैसे कि वन, मरुस्थल और घास के मैदान को किस विविधता में सम्मिलित किया जाएगा? आनुवंशिक विविधता, जातीय विविधता, पारिस्थितिकी विविधता, सांस्कृतिक विविधता। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो दोस्तों एक बात बताइए, देखिए मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, वैसे तो वहाँ पर हमने फुल डिटेल में क्लियर किया ही है। आनुवंशिक विविधता क्या होती है? जिनमें एक ही प्रजाति में आनुवंशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहते हैं। ठीक है, वह होती है आनुवंशिक विविधता। जाति विविधता, जो एक पूरे समूह को, एक जाति को, जाति की विविधता की जब हम जांच, जैसे कि एक हमारी बायोडाइवर्सिटी है, कोई इकोसिस्टम है वहाँ बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ पर देखेंगे कौन सी जाति की प्रजातियाँ पाई जा रही हैं वहाँ पर, तो वो जाति विविधता होगी। पारिस्थितिकी विविधता क्या होती है? जो अलग अलग इकोसिस्टम होते हैं, जैसे ये अलग हमारा एक इकोसिस्टम है, ये हमारा अलग इकोसिस्टम है, ये वन का है, ये घास का है, समुद्र का है, या मरुस्थल का है, तो ये सब इकोसिस्टम अलग अलग हैं। तो उसकी जो विविधता होती है अलग अलग, वह आती है पारिस्थितिकी विविधता में। तो यहाँ पर अलग अलग बात की जा रही है, वन, मरुस्थल और घास के मैदान, तो ये दोनों किस में आएंगे? पारिस्थितिकी विविधता में आएंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना। चलिए वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, क्योंकि होता क्या दोस्तों, मैं जब प्रश्न हमारे सामने आता है तो जब फुल डिटेल में हमें पता होता है डिटेल, तो फिर बताने का बहुत मन करता है। तो जब बात है तो दोस्तों ज़्यादातर हम टॉपिक से रिलेटेड ही करते हैं, जैसा कि आपको पता होगा, फालतू की बातें मैं करता नहीं हूँ। तो क्वेश्चन पर जितनी बातें करेंगे तो वीडियो तो थोड़ी लंबी होती है। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ी लंबी होती है तो 10 मिनट अधिक लग जाएंगे, तो उससे आपका ही फायदा है, आपको अधिक जानकारी मिलेगी। तो प्लीज़ ऐसा ना समझें कि वीडियो लंबी जाती है तो आप स्किप करें, तो स्किप ना करें। ठीक है, तो चलिए 10वां प्रश्न है कि भारत देश में लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पादप प्रजातियां पाई जाती हैं? तो भारत की बात हो रही है, केवल भारत देश में कितनी पादप प्रजातियां कितने % भाग पर पाई जाती हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर। तो 8% भाग पर, 12% पर, 2.4%, 6.5%। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं, याद रखना,
8% भाग पर पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, भारत देश में लगभग 8% भाग पर पादप प्रजातियां पाई जाती हैं, तो बहुत कम है देखा जाए तो। ठीक है, वनों की जो परसेंटेज होती है वो भी 33% होती है भारत में। वनावरण लगभग 21% के समथिंग है। वन रिपोर्ट इस बार आई थी 2019 में। ठीक है, तो पेड़ लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, हर व्यक्ति को पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, तो बताइए दोस्तों 11वां प्रश्न, जैविक विविधता विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया था? तो ये केवल लोकसभा की बात हो रही है कि लोकसभा में कब पारित किया गया था जैव विविधता विधेयक। तो 6 जनवरी 2000, 2 दिसंबर 2002, 11 दिसंबर 2002, 25 दिसंबर 2003। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 2 दिसंबर 2002। ठीक है, 2 दिसंबर 2002। आगे देखते हैं, विश्व में अब तक कितने तप्त स्थलों का पता लगाया जा चुका है? तो बताइए विश्व में अब तक कितने तप्त स्थलों का पता लगाया जा चुका है? 25, 30, 35 या 40? तो कितने हैं? तो दोस्तों अब तक कुल 25 तप्त स्थलों का पता लगाया जा चुका है। ठीक है, कितने? 25 तप्त स्थलों का पता लगाया जा चुका है। तो याद रखना इस प्रश्न को। आगे 13वां देखते हैं, अगस्त्यमलई पर्वत तप्त स्थल जैव विविधता के किस तप्त स्थल में आता है? तो बताइए अगस्त्यमलई पर्वत किस तप्त स्थल में आता है, किस क्षेत्र में आता है भारत में? तो पश्चिमी घाट तप्त स्थल। ये दोस्तों हॉट स्पॉट है, शायद आपको नहीं बताया मैंने अभी, हॉट स्पॉट है। और दोस्तों वहाँ पर हमने फुल डिटेल में हॉट स्पॉट को कंप्लीट किया है, सभी को अलग अलग, पश्चिमी घाट के अलग, पूर्वी हिमालय का जो अलग, और सभी को हमने अलग अलग फुल डिटेल में वहाँ पर देखा है। इंडो वर्मा, सुंडालैंड, सभी के बारे में वहाँ पर हमने पढ़ा है। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार देखें, हॉट स्पॉट भी पढ़े हैं हमने, हॉट स्पॉट भी देखे हैं, तो प्लीज़ एक बार देखना दोस्तों। तो चलिए बताइए किस में आता है अगस्त्यमलई पर्वत? तो पश्चिमी घाट में या पूर्वी घाट में या उत्तरी भाग में या दक्षिणी भाग में? तो इसका जो राइट आंसर है वह है पश्चिमी घाट में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमारी जो पाई जाती है, जो हॉट स्पॉट हमारा है पश्चिमी घाट का, उस क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, जैव विविधता सबसे अधिक है पश्चिमी घाट में, याद रखना इस बात को। 14वां प्रश्न है कि किस महान सम्राट ने वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया था? तो बताइए कौन सा ऐसा महान सम्राट था जिन्होंने वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया था? तो अशोक ने, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त? तो क्या है इसका राइट आंसर? तो दोस्तों अशोक ने लगाया था वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध, तो याद रखना दोस्तों। चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं, भारत में अब तक कुल कितने जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, दोस्तों जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और जो नेशनल पार्क वगैरह, वही राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, इन सभी को हमने एक एक करके सभी को फुल डिटेल में, जितने भी इनके टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, सभी तथ्यों को हमने देखा है। ठीक है, फुल डिटेल में बातें की हैं। बायोडाइवर्सिटी को लगभग हमने शायद 6 वीडियो बनाई हैं, तो देखना दोस्तों। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, एक बार आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको बहुत पसंद आएगी, और पर्यावरण की से संबंधित आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी को हम सभी टॉपिक को कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने बताया था जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कितने हैं, तो बताइए कितने हैं? तो दोस्तों 18 हैं। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इनमें से 11 को यूनेस्को ने शामिल किया है, यूनेस्को की सूची में ये शामिल हैं इनमें से 11। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। चलिए, डेटा इनका चेंज होता रहता है, कब कौन सा शामिल हो जाए, तो लेटेस्ट इसकी जो है जानकारी देखते रहा करें, जब भी एग्जाम देने जाएं तो देख के जाया करें। ठीक है, ये मेरा कहना है आपसे। तो चलिए 16वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को ने मान्यता प्रदान नहीं की है? अभी मैंने क्या बताया था, टोटल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बोला जाता है, कितने हैं? 18। इनमें से 11 को यूनेस्को ने शामिल किया है, तो इनमें से बताना है। और वहां पर हमने 11, टोटल 11 के बारे में भी बताया है कि कौन कौन से यूनेस्को की सूची में शामिल हैं, और वहां टोटल 18 के बारे में भी बात की है, सभी को बताया है। ठीक है, कौन कौन से 18 हैं। अभी हम नेशनल पार्क वगैरह स्टेट वाइज देखेंगे, आगे हम हमारी वीडियो आएंगी कुछ पर्यावरण में, वहाँ पर अलग टॉपिक पे बातें करेंगे हम नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो बताइए तो इसमें से कौन सा है जो यूनेस्को की सूची में नहीं है? तो नीलगिरी, सुंदरबन, सिमलीपाल, काजीरंगा। तो बताइए कौन सा है दोस्तों?
तो इसका राइट आंसर है काजीरंगा, जो असम में है। एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है ना। मानस और काजीरंगा 2 पाए जाते हैं, याद रखना। सभी के बारे में चर्चा करेंगे, चिंता मत करिए, छोड़ेंगे कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। राजस्थान में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कितने राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई है? तो बताइए, स्पेशली राजस्थान का प्रश्न है। तो 3 राष्ट्रीय उद्यान, 4 राष्ट्रीय उद्यान, या 5 या 6, तो कितने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो क्या है इसका राइट आंसर? तो 4 हैं दोस्तों। कितने हैं? 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है। तो चलिए जब स्टेट वाइज देखेंगे तब वहां पे हम बातें करेंगे, ठीक है। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बताइए, दूसरा पूछा जा रहा है दोस्तों। पहला कब किया गया था? 1992 में रियो डी जेनेरियो में, 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में यह किया गया था आयोजित। पहला, ठीक है। यह पूछा जा रहा है दूसरा। तो दूसरा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो, यहाँ तो पहला किया गया था। जोहान्सबर्ग अर्जेंटीना ब्राजील, तो दोस्तों दूसरा किया गया था जोहान्सबर्ग में 2002 में किया गया था, ठीक है। तो याद रखना, इन सभी के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आगे देखते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता किस देश में पाई जाती है? तो ब्राजील, भारत, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका। तो अगर आप थोड़ा भी सोचें, दिमाग पर जोर डालें, तो आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। कैसे? कि देखिए, भारत, ब्राजील, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका। तो आप एक बात सोचिए कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पाई जाती है, ठीक है। और भारत इसमें आता नहीं है, जर्मनी भी नहीं आता है, अफ्रीका और ब्राजील में से इसका आंसर होगा। तो आपको एक बात पता है कि ब्राजील में अमेजन वन पाए जाते हैं। क्या? अमेजन वन। और अमेजन वन में सबसे अधिक क्या बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है। सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पाई जाती है, क्षेत्रों में पाई जाती है, वहीं पर अमेजन वन है, ठीक है, जिन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। 20वां प्रश्न है, जिसमें अधिकतम जैव विविधता मिलती है वे देखिए, नम प्रदेश, प्रवाल वित्तीय, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र या उष्ण कटिबंधीय पारिस्थितिकी तंत्र। मुझे पता है इसका आंसर ज्यादातर लोग गलत लगाने वाले हैं, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है उष्ण कटिबंधीय पारिस्थितिक तंत्र, जो कि गलत है, जो आपने लगाया है। इसका जो राइट आंसर है, यह पूछा जा रहा, अधिकतम जैव विविधता मिलती है, वह मिलती है प्रवाल वित्तियों में। कहां पर? प्रवाल वित्तियों में। इसे याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों। चलिए आगे 21वां प्रश्न देखते हैं। कथन दिए हैं, इस टाइप के प्रश्न आजकल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। अब पेपर टफ लेवल का थोड़ा आता है, तो इसी तरीके के प्रश्न वहां पर सम्मिलित किए जाते हैं। तो पहला कथन है कि जीव मंडल ऊर्जा और पोषक तत्वों के चक्रीय प्रवाह पर आधारित है। मतलब जीव मंडलीय जो ऊर्जा है पोषक तत्वों के चक्रीय प्रवाह पर आधारित है। दूसरा कथन क्या कहता है कि जैव मंडल पृथ्वी के धरातल पर केवल जैविक घटकों की परस्पर जटिल क्रियाओं का परिणाम है। तो बताइए, पहला सही, दूसरा सही, दोनों सही या दोनों गलत? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है केवल पहला सही है कि जो जैव मंडल जो ऊर्जा है वह पोषक तत्वों के चक्रीय प्रभाव पर आधारित है। दोस्तों जहाँ पर हम फूड चेन हमने वहाँ पर पढ़ी थी, ठीक है, वहाँ पर भी इसको देखा था। जो ऊर्जा होती है, सबसे पहले सूर्य से जो ऊर्जा पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के द्वारा, देखिए मैं एक बार समझा देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों, कोई बात नहीं है, आप प्लीज़ देखिए, आपके लिए ही यह नॉलेजेबल है। जितनी आपको जानकारी यहाँ मिलेगी तो और रिवाइज हो जाएगा। दोस्तों आप जो भी भाई बहन हमारे रेगुलर हैं, जो जुड़े हुए हैं, जो टॉपिक्स देख चुके हैं, वीडियो देख चुके हैं, तो उनको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा और उनको ये रियलाइज हो रहा होगा कि जो मैं करा रहा हूँ वह उनके लिए कितना ज़रूरी है, ठीक है। और वह स्किप करके कभी नहीं जाएंगे, वह एंड तक देखेंगे, चाहे 1 घंटे की वीडियो ना बन जाए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जैव मंडलीय ऊर्जा पोषक तत्वों के चक्रीय प्रभाव पर आधारित है। कैसे? कि सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के द्वारा सूर्य से जो ऊर्जा आती है विकिरण किरण के रूप में, तो पौधे क्या करते हैं, इसी को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके क्या कार्बनिक पदार्थों में इसे संचित कर लेते हैं खुद में। और जब फूड चेन हमारी चलती है, इसको जब प्रथम उपभोक्ता खाता है, प्रथम को द्वितीय खाता है, द्वितीय को तृतीय खाता है, इस तरीके से ऊर्जा का प्रवाह
होता है और पोषक तत्वों का चक्रीय प्रभाव यही तो होता है, इसी से ऊर्जा का ट्रांसफर होता रहता है। क्योंकि ऊष्मागतिकी का नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित किया जा सकता है। और दूसरा नियम कहता है ऊष्मागतिकी का कि ऊर्जा का स्थानांतरण करने में ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है, कमी होती है। तभी तो एक जैसे कि उपभोक्ता से दूसरे में या ऊर्जा के ट्रांसफर में 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। ये भी हमने वहां पर अच्छे से बताया है, जहां हमने पिरामिड पढ़े थे वहां पर यह चर्चा की थी। ठीक है, चलिए 22वां प्रश्न देखते हैं। कथन पहला दिया है इसमें कि पृथ्वी पर उपलब्ध जल का 87% महासागरों में स्थित है। दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध जल चक्रीय प्रभाव द्वारा परिवर्तित होता है। तो बताइए, पहला सही दूसरा सही दोनों सही है, दोनों गलत। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो दोस्तों पृथ्वी पर उपलब्ध जो जल है उसका 87% महासागरों में स्थित है, ना जी 97% शायद महासागरों में स्थित है। ये एक बार देख लेना, ठीक है। हाँ 97% ही है। और इसमें ये दूसरा सही है, तो मतलब दूसरा सही है तो मतलब पहला सही ऑप्शन कि पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध जल चक्रीय प्रभाव द्वारा परिवर्तित होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। 23वां प्रश्न है। तो पहला कथन है कि पृथ्वी पर गैसों का औसत सर्वत्र लगभग समान पाया जाता है। दूसरा, क्योंकि हवाएं, वायु धाराएं और गैस का प्लवनशील स्वभाव इसमें सहायक है। तो बताइए कौन सा सही है? तो 23 का जो राइट आंसर है वह है दोनों कथन सत्य हैं कि पृथ्वी पर जो गैस का जो औसत एवरेज की बात हो रही है सर्वत्र लगभग समान पाया जाता है, क्योंकि हवाएं, वायु धाराएं और गैस का प्लवनशील स्वभाव इसमें सहायक होता है, इस वजह से। ठीक है, तो याद रखना इसको। चलिए 24वां प्रश्न देखते हैं। पहला कथन है, बड़े आ रहे हैं कथन और निष्कर्ष वाले, निष्कर्ष नहीं है कथन वाले प्रश्न। तो कथन है जैव विविधता के शब्द का प्रयोग E.O. विल्सन ने 1966 में किया था। ये तो गलत लग रहा है, 86 में किया था मेरे ख्याल से। हाँ जी 86 में किया था। चलिए दूसरा देखते हैं। पृथ्वी पर जीव जंतुओं में विविधता देखने को मिलती है। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है केवल दूसरा, पृथ्वी पर जीव जंतुओं में विविधता देखने को मिलती है, ऑब्वियसली मिलती है। और जैव विविधता शब्द का प्रयोग ई विल्सन ने जो किया था वो 1986 में किया था, न कि 66 में। ठीक है, तो याद रखना इसको भी। चलिए 25वां प्रश्न है। कथन है पहला, भारत में विश्व की 6.5% जीव प्रजातियां पाई जाती हैं। दूसरा, भारत में विश्व की 8% पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। ये तो हम अभी पहले पढ़ चुके हैं शायद, हाँ पढ़ चुके हैं, 8% की बात की थी वहाँ पे। तो दूसरा तो सही होना चाहिए ना। चलिए देखते हैं, तो दूसरा क्या, दोनों सही हैं इसमें। तो विश्व में जो है 6.5% जीव प्रजातियां पाई जाती हैं, ये विश्व की बात हो रही है, ये विश्व की बात हो रही है, ध्यान देना। वर्ल्ड में 6.5 जीव प्रजातियां पाई जाती हैं और भारत में 8% पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। 26वां प्रश्न है कि अमामबलम रिजर्व पूर्वी घाट तप्त स्थल का केंद्र है। अगस्तमलाई पर्वत पश्चिमी घाट का तप्त स्थल है। तो बताइए कौन सा हॉटस्पॉट कहाँ है? तो अगस्तमलाई पश्चिमी घाट का तप्त स्थल है, तो ये वाला आंसर तो बिल्कुल सही है। अगस्तमलाई पड़ता पश्चिमी घाट में, और अमामबलम पूर्वी घाट में नहीं पड़ता, ये भी पश्चिमी घाट में पड़ता है। तो इसमें पहला दूसरा सही है केवल। ठीक है, तो इसे याद रखना। चलिए 27वां प्रश्न देखते हैं। इसमें भी कथन है तो पूर्वी हिमालय का एक तप्त स्थल है जहां 11,540 पादप प्रजातियां स्थित हैं। दूसरा, पश्चिमी घाट तप्त स्थल में देश की लगभग 35% पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है तो केवल पहला सही है कि जो पूर्वी हिमालय है उसमें 11,540 पादप प्रजातियां स्थित हैं, लेकिन जो पश्चिमी घाट है उसमें 35% नहीं 25% पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इसे भी आप याद रखना। ठीक है, 28वां प्रश्न देखते हैं। कथन है पहला कि रावली टॉडगढ़ अभ्यारण्य अजमेर में स्थित है। दूसरा कथन कहता है कि जमवारामगढ़ जोधपुर में स्थित है। तो बताइए इसमें, ये राजस्थान के हैं दोनों, तो किस में है? राइट आंसर कौन सा है इसका? तो राइट आंसर है केवल पहला, रावड़ी टॉडगढ़ अभ्यारण्य अजमेर में स्थित है। ठीक है, जमवारामगढ़ जोधपुर में स्थित नहीं है, इसको सर्च कर लेना कहाँ पर है। ठीक है, चलिए 29वां कथन देखते हैं। UNEP
तो यहाँ पर तो फुल फॉर्म दी गई है, तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम बिल्कुल सही है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज, तो ये भी सही है, दोनों ठीक है ना, ठीक है ना दोनों, हाँ दोनों सत्य हैं। फुल फॉर्म से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, डायरेक्ट प्रश्न आते हैं दोस्तों, तो सभी की याद रखना आप। 30वां प्रश्न देखते हैं, कथन है पृथ्वी सम्मेलन द्वितीय दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 2005 में आयोजित किया गया। थोड़ी सी गलती कर दी, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में तो हुआ था, लेकिन 2005 में ना होगा, 2002 में हुआ था, अभी तो पीछे देख चुके हैं हम। चलिए ये तो गलत हो गया। पृथ्वी सम्मेलन 1993 में ब्राजील देश के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इसमें भी मिस्टेक कर बैठे। 1992 में हुआ था पहला पृथ्वी सम्मेलन, हुआ था ब्राजील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में ही हुआ था, तो इसमें तो दोनों गलत होने ही चाहिए, तो हाँ बिल्कुल सत्य है, मतलब सत्य नहीं, दोनों सत्य हैं, ठीक है। 33वां प्रश्न है कि इनमें सही कौन सा है, बायोडाइवर्सिटी किस तरीके से लिखी जाती है, तो ये तो आप आसानी से बता देंगे। बायो तो सही है, ये तो गलत होगा, ये बायोडाइवर्सिटी नहीं है, पहला सही है, बायोडाइवर्सिटी इस तरीके से लिखी जाती है, सिंपल प्रश्न है। रियो सम्मेलन कब हुआ था, तो ये वही पृथ्वी सम्मेलन वाली बात हो रही है, रियो सम्मेलन भी कहा जाता है उसको, तो इसका जो राइट आंसर है 1992 ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। रियो में कितने देशों ने भाग लिया था, तो बताइए कितने देशों ने भाग लिया था, तो शायद 155 देश थे, 155 ही थे ना, हाँ जी 155 देशों ने भाग लिया था। चलिए 34वां प्रश्न है, भारत सरकार ने वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया था। भारत ने वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को आप कभी भी भूल से भी हल्के में मत लेना, ठीक है, बार बार आते हैं एग्जाम में, बड़े अच्छे से देखना। तो बताइए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 73, 93, 1972, तो 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था सबसे पहले। याद करो उस बात को, जब मैंने बताया था। अरे अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको क्या पता होगा, तो देखिए जल्दी से देखिए, और आगे भी इसी तरीके के प्रैक्टिस टॉपिक वाइज हम करते रहेंगे। सभी टॉपिक के जितने भी प्रश्न मिलेंगे सभी को मैं कराऊंगा, ठीक है। आज तक किसी ने नहीं कराया होगा, आपको मैं टॉपिक वाइज सभी प्रश्नों को कराऊंगा, ठीक है। 35वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो बताइए इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ है। अन्नामलाई, नंदा देवी, नीलगिरी, मलेगिरी, तो क्या है इसका राइट आंसर, तो दोस्तों अन्नामलाई में है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, अन्नामलाई में है, याद रखना तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। 36वां है, रियो 1992 में आयोजित सम्मेलन का नाम था, तो बताइए रियो में 1992 से कितने प्रश्न आ चुके हैं अब तक, है ना, तो पृथ्वी सम्मेलन था ना उसका नाम, तो हाँ जी पृथ्वी सम्मेलन था, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन उसका नाम था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही। इसी प्रकार की जानकारी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।